यादव हैं, दलित हैं, क्या उन्हें भागवत पाठ का अधिकार है? मैं सभी कथावाचकों का सम्मान करता हूं। सवाल तो सुन लीजिए, जो मुख्य आरोपी हैं वो प्लांटेड हैं बीजेपी के, वो अपना गगन यादव, हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय तिवारी, ये सब आपसे बहुत क्लोज है। कैसे और कब पता चला कि आप डिप्टी सीएम बनने वाले हैं? जिस भारी भरकम विभाग को आप देख रहे हैं उसमें आपकी चलती नहीं है। कई बार तो लोग आपके नाम को मुख्यमंत्री तक के जोड़ते हैं कि भाई आप भी मुख्यमंत्री के रेस में करो। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अभिषेक और हम हाजिर हैं अपना पॉडकास्ट यूपी की बात लेकर। और आज हमारे साथ हमारे इस खास पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। स्वागत है। सबसे पहले तो शुरू इस बात से करते हैं कि आपने भी इटावा का कांड देखा होगा। इटावा में जो सहायक पुजारी थे यादव बिरादरी से, और ये लोग भागवत की कथा कर रहे थे। जो वीडियो आए बड़ा ही अमानवीय वीडियो थे कि उनकी शिखाएं काटी गई, उनके बाल मूंडे गए, महिलाओं के पैरों पर उनके नाक रगड़वाए गए, यहाँ तक कि आरोप तो ये भी है कि मूत्र का छिड़काव किया गया। आप इस पूरी चीज को किस तरीके से देखिए? हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को नंबर 1 पर लेकर के चलती है। हमने कानून का राज उत्तर प्रदेश में स्थापित किया है। हर स्थिति में हम कानून का उल्लंघन नहीं होने देंगे। कानून अपना काम कर रहा है, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। हाँ, मैं इस बात का जरूर मैं हमेशा पक्षधर रहा हूं। हमारे जो संस्कार हैं, हमारे जो महापुरुष हैं, हमारे जो भगवान हैं, उनके पर यदि अनर्गल कोई टिप्पणी करेगा तो भारत की जनता, उत्तर प्रदेश जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। हमने कई वीडियोस देखे हैं। आप देखिए, जो कथावाचक हैं उन लोगों ने किस प्रकार का उद्बोधन अपने मुख से हमारे पूज्य हनुमान जी के बारे में किया है। मैं एक वीडियो देख रहा था, आप देखिएगा, वीडियो सर्च करिएगा हेमराज यादव जी का। वो हमारे ईश्वर, मैं कह सकता हूं कि जो साक्षात जगत को आज भी अपना आशीर्वाद देते हैं, भगवान हनुमान जी के बारे में क्या कहा है हेमराज यादव ने, आप जरा उस बयान को मैं दोहराना नहीं चाहता। इस प्रकार के कृत्यों को देश जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। और जहां तक कानून व्यवस्था का सवाल है, कानून अपना काम कर रहा है, उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन एक सवाल उठ रहा है इस वक्त, और सामाजिक तौर पर बड़े स्तर पर उठ रहा है, क्या ब्राह्मणों के अलावा जो ओबीसी बिरादरी है, यादव हैं, दलित हैं, क्या उन्हें भागवत पाठ का अधिकार है या नहीं? मैं आपको स्पष्ट, क्या वो पुजारी हो सकते हैं? मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो रामायण की कथा सनातन संस्कृति का केंद्र बिंदु है, जिस आधार पर हम सब भगवान राम को याद करते हैं, उनके लीला को हम देखते हैं, वो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है। और जिसकी चर्चा हम समय समय पर करते हैं, व्यास गद्दी से बैठ करके हम जिस कथा को सुनते हैं, वो महर्षि वेद व्यास ने लिखी है। और दोनों ब्राह्मण नहीं थे। और ब्राह्मण समाज कभी भी अपने महापुरुषों के प्रति इस प्रकार के शब्दों का चयन नहीं करता। लेकिन जिस प्रकार की अराजकता खासकर हुई है इटावा के अंदर, क्या आप उम्मीद करते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग जब पावर में आएंगे, यही गुंडे सड़क पर उतर करके कानून को तोड़ेंगे, नंगा नाच करेंगे हाथ में असलहे लेकर के? हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, हम कानून के राज को स्थापित करेंगे और किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। लेकिन बहुत सारे कथावाचकों की अगर हम बात कर लें, बड़े बड़े नाम हैं, रामभद्र, मैं सभी का सम्मान करता हूं। मैं सभी कथावाचकों का सम्मान करता हूं। सवाल तो सुन लीजिए। मेरा आपसे स्पष्ट मेरा मत यह है कि इसको बहुत एलोबरेट न करते हुए हम सीधा सीधा हम सभी उन कथावाचकों का सम्मान करते हैं जो प्रभु की लीलाओं का अपने श्रीमुख से वर्णन करते हैं। लेकिन जो हमारे संस्कार हैं, हमारा जो स्वभाव है भारत का, हमारे जो व्यवस्था चली आ रही है, हमारे आराध्य पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी का, प्रभु श्री राम की लीलाओं का हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस प्रकार के कुकृत्यों को कोई स्वीकार नहीं करेगा कि हमारी बहन बेटी का हाथ आप पकड़ेंगे, हमारे हनुमान जी के बारे में इस प्रकार का आप उद्बोधन अपने व्यास गद्दी से करेंगे, ये कभी भी भारत के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। एक सवाल इसी से जुड़ता है, अगर आप चाहें बताना तो, क्या ब्राह्मणों के अलावा दूसरी बिरादरियों को, चूंकि आप ब्राह्मण भी हैं, नेता भी हैं, सियासत में भी हैं, समाज में भी हैं, दूसरी बिरादरियों को व्यासपीठ पर बैठने का? मान्यवर, हमने इस सवाल का जवाब आपको दिया है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी और वही ग्रंथ है जिसको लेकर के पूरी दुनिया
उसका अनुपालन करती है। उन्हीं संस्कारों के माध्यम से हम घर घर जाकर के भाई भाई के प्रेम को देखते हैं, भाभी के नख को भी नहीं देखने का काम हमारे पूज्य भगवान श्री लक्ष्मण जी ने किया। यही संस्कार हमारे आज भी भारतीय संस्कारों में स्थापित है। आपको लगता नहीं है कि इस घटना ने अखिलेश यादव की जो पीडीए की बात वो करते रहे, उस पीडीए को मजबूत किया है? मान्यवर अभिषेक जी, ये पीडीए उनका है ही नहीं, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। और जिस अराजकता को उत्तर प्रदेश के लोगों ने हमेशा समाजवादी पार्टी के शासनकाल में देखा है, पुनः वही प्रदर्शन इटावा की सड़कों पर पूरे प्रदेश ने देखा है। और जब जब सपा सत्ता में आई है, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, रेप की घटनाएं बढ़ी हैं, उद्दंडता बढ़ी है, कानून तोड़ने की घटनाएं बढ़ी हैं, 1000 से अधिक दंगे हुए हैं। और यही घटना जो इटावा में हुई है, ये एक रिहर्सल थी। जब जब इस सत्ता में आए, हमेशा सड़क पर इस प्रकार का तांडव हुआ है। पीडीए मजबूत नहीं होगा इससे, आपको नहीं लगता? देखिए, मेरा यह मानना है कि आपके लिए चुनौती नहीं होगी ये घटना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी, हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। और भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ते हुए सबको साथ लेकर के चलने का काम करती है। चलिए विजय जी, एक चीज जो आपके साथ जुड़ती है वो ये है कि आप छात्र नेता के तौर पर आप आए, और अगर लखनऊ में कोई भी जो सियासत जानता है वो कम से कम ब्रजेश पाठक को जरूर जानता है। तो हम शुरुआत आपके छात्र जीवन से ही करते हैं कि बतौर छात्र नेता, जब आप यूनिवर्सिटी में आए, तो ऐसा क्या था कि आप लखनऊ में आकर, आप हरदोई में आपका जन्म हुआ, लखनऊ में पढ़े, यहां पर आकर के आपने यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स शुरू की। तो आप यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स को आज भी कितने अपने दिल के करीब मानते हैं? इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपकी पूरी पैदाइश ही यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स से है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हरदोई जनपद में मेरा जन्म हुआ। मैंने कक्षा 8 तक की शिक्षा हरदोई में ग्रहण की। प्राइमरी पाठशाला गंगारामपुर में मैंने कक्षा 5 तक पढ़ाई की। उसके बाद मैंने बीएन इंटर कॉलेज में कक्षा 6 से 8 तक शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद मैंने उन्नाव में कक्षा 9 से 12 तक मैंने इंटरमीडिएट उन्नाव से किया। उसके बाद मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में आया। लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रवेश के दौरान हमने ये देखा कि जब हम कक्षा में बैठते थे, क्योंकि मैं गांव से आया था, तो आगे वो बच्चे बैठते थे जो बड़े घरों के थे, जो गाड़ियों से आते थे, और हम लोग गांव से आते थे, पीछे बैठते थे, चोटी रखते थे। तो तरह तरह से लोग हम लोगों को हे दृष्टि से देखते थे। तो ऐसे लोगों का समूह बड़ा था। अचानक इमरजेंसी के बाद चुनाव की घोषणा हुई 1986 में। उस चुनाव में हम लोगों ने दूर से देखा कि चुनाव की प्रक्रिया क्या है। इमरजेंसी के बाद तो इमरजेंसी 86 की बात कर रहे हैं? मैं बता रहा हूं, 1975 में जब इमरजेंसी लगी, उसके बाद पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव बैन हो गए थे छात्र संघों के। तो उसके बाद चुनाव 1986 में हुआ। पहला चुनाव छात्र संघ का चुनाव। जब छात्र संघ का चुनाव 1986 में हुआ, उसी वर्ष में हम लोगों ने पास से चुनाव की प्रक्रिया को देखा। चूंकि मैं छात्रावास में रहता था, उसमें पूरा 15 दिन हम लोगों का चुनाव में गुजर जाता था, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती थी। अगला चुनाव जब 1987 में आया, तो मैं LLB सेकेंड ईयर का छात्र था। तो मित्रों ने तय किया कि जब 15 दिन खराब ही होना है तो क्यों ना चुनाव लड़ लिया जाए। तो चुनाव केवल इस वजह से नहीं लड़े थे कि मुझे नेता बनना है, केवल इंगेजमेंट 15 दिन का, हम दूसरे के साथ घूमेंगे, चलो हम खुद लड़ लेते हैं। ऐसा करके हम लोगों ने वो विधि प्रतिनिधि का, लॉ रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव लड़ा। और उसके बाद धीरे धीरे विश्वविद्यालय की राजनीति में हम लोग आगे बढ़ते चले। लॉ रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव आपका पहला चुनाव था? हाँ, मेरा लॉ रिप्रेजेंटेटिव का पहला। 3 ही वोट से आप जीते? हाँ, लॉ रिप्रेजेंटेटिव का पहला चुनाव हम 3 वोट से जीते थे। और उस समय मुझे अच्छी तरह याद है, 2 लॉ रिप्रेजेंटेटिव होते थे, मतलब फैकल्टी, हर फैकल्टी से 2 रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते थे। जो दूसरे रिप्रेजेंटेटिव थे हमारे मित्र थे, चूंकि वो पैसे वाले थे, उनके पास मोटरसाइकिल वगैरह थी, मैं हॉस्टल में रहता था, पैदल आता था, तो उनके इर्द गिर्द छात्रों का बड़ा जमावड़ा रहता था। तो मुझे लगता था कि मुझे भी
छात्रों के जमावड़े के बीच रहना चाहिए। तो मैंने मेहनत बढ़ाई। हम सुबह 7 बजे से जब तक क्लासरूम चलते थे, जब तक स्टूडेंट्स रहते थे, उनके बीच में रहने लगा। तो 6-8 महीने के बाद मुझे महसूस हुआ कि जो भी विद्यार्थी लॉ फैकल्टी में पढ़ते हैं, उस समय लगभग 4000 की संख्या रही होगी। तो लगभग सभी से मैं मिल लिया हूँ व्यक्तिगत रूप से। जो छात्रावास में रहते थे उनके हॉस्टल जाकर के मिला, जो लोग डे स्कॉलर्स थे उनके घर जाकर के मिला, और धीरे धीरे सभी स्टूडेंट्स हमारे संपर्क में आए। फिर उसके बाद अगले वर्ष फिर जब चुनाव हुआ, तो हमारा चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं था। तो बच्चों ने, सब लोगों ने, स्टूडेंट्स ने तय किया कि चुनाव अब मुख्य छात्र संघ का लड़ना चाहिए, बड़े बड़े पद पर जाना चाहिए। तो छात्र संघ उपाध्यक्ष के लिए हम लोगों ने नॉमिनेशन किया, और मुझे बताने में प्रसन्नता है उस समय लॉ फैकल्टी में जितने भी वोट पड़े थे उसका 90% वोट हमें मिला था। कौन सा ट्रिक था आपके पास कि 90% वोट आपको? लॉ फैकल्टी के जितने भी स्टूडेंट्स थे सब मेरे साथ थे, और उसका परिणाम यह हुआ कि पहली बार मैंने चुनाव लड़ा था और मैं 3rd पोल किया था। 2nd और 3rd में बहुत थिन मार्जिन था, करीब हमें लगता है 70-75 वोट का मार्जिन रहा होगा। तो अगली बार जब चुनाव हुआ 1989 में, तो मुझे छात्र संघ उपाध्यक्ष चुना गया। जो रनर थे वो रनर ही रह गए, और मैं छात्र संघ उपाध्यक्ष चुन लिया गया। लेकिन आपके खिलाफ जो लड़े थे फजल खान, पहली बार तो आप हार गए। पहली बार मैं हार गया। नेता थे वो, पहली बार आप कैसे हरा दिए? वो बड़े हॉस्टल से आते थे, वो हबुल्ला हॉस्टल से आते थे। हबुल्ला हॉस्टल में संख्या करीब 200-250 छात्रों की थी, और मैं छोटे हॉस्टल में रहता था जिसकी संख्या करीब 70 छात्रों की थी। तो उनके साथ पूरा हॉस्टल साथ आता था, तो इस वजह से वो चुनाव जीत गया। वो पिछली बार के रनर अप थे, और मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा था। तो पहली बार मैं 3rd आया, वो चुनाव जीते। और अगली बार में जो चुनाव हुआ 1989 में, तो मैं चुनाव जीत गया। जो रनर अप थे वो रनर अप ही रह गए, मैं चुनाव जीत गया। लेकिन आप जब आए यूनिवर्सिटी में, तो कहा जाता था कि यूनिवर्सिटी में भी आपकी एक अलग धमक हुआ करती थी। आप जिप्सी से चलते थे, कंटेसा से चलते थे। देखिए, पहले जब हम आए तो मेरे पास मोटरसाइकिल भी नहीं थी। धीरे धीरे करके सभी छात्रों ने सहयोग किया, स्टूडेंट्स ने सहयोग किया। तो हम लोगों ने जो पहली गाड़ी अपने जीवन की खरीदी, तो पुलिस लाइन से हम लोगों ने नीलामी में, यही लखनऊ पुलिस लाइन से नीलामी में ट्रैकर लिया। उस समय वो ट्रैकर हमें लगता 15,000 का रहा होगा। तो ट्रैकर लेकर के फिर हम लोग कैसरबाग में किसी जो लोकल सड़क पे मिस्त्री बैठते हैं उनसे उसको ठीक कराया, बैटरी वैटरी लगवाया, उसको लेकर के फिर हम लोग चलते थे। हमें गाड़ी चलाना भी तब नहीं आता था, तो धीरे धीरे सीख गए, और उसके बाद जीवन शुरू हुआ। फिर जब छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव मैंने लड़ा लखनऊ यूनिवर्सिटी का 1990 में, तब हमको जिप्सी से हम लोग चलते थे। हमारे मित्र थे, उनकी जिप्सी थी, और उस पर हम लोग चलते थे। और उसके उपरांत धीरे धीरे करके जब छात्र संघ अध्यक्ष मैं हो गया, तो अपनी गाड़ी की आवश्यकता महसूस हुई। तो पास में जो पार्क रोड पे आप देखते हैं ना, मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रादेशिक डेयरी फेडरेशन, ये दुग्ध विभाग का है, तो यहाँ एक कंटेसा की नीलामी थी। तो नीलामी में हम लोग उस कंटेसा को खरीद के ले गए, और उसको फिर रिपेयर करा के उससे हम लोग चलते थे। वो भी हमें लगता कि 14,000 की थी उस समय। तो कंटेसा, जिप्सी, ट्रैकर, इन गाड़ियों अब ऐसे ही काम चलता था पहले, लेकिन वो ऐसा था कि मतलब बस लोकल चल सकते हैं। लेकिन उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी हम लोगों के जीवन में कि हम लोग गाड़ी से चलते हैं। लेकिन छात्र संघ के बारे में कहा जाता है कि जब भी कोई छात्र संघ में चुनाव होता है या कोई छात्र नेता बनता है, तो किसी न किसी बड़े नेता का वरदहस्त होता है। आपके साथ किसका था? कहा तो ये गया कि हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय तिवारी, ये सब आपके बहुत क्लोज थे, साथ थे। उस समय हम सब लोग एक साथ पढ़ते थे, और विश्वविद्यालय के मैं कह सकता हूं कि सभी उन छात्रों का मुझे समर्थन था जो निर्बल थे, गरीब थे, और जिनकी कोई पहुंच नहीं थी, जो बड़े घरों से नहीं आते थे। तो जब मैं छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ता था, तो सारे के सारे वो लोग जो फ्रेशर्स थे वो मेरे साथ होते थे। और मुझे कहने में प्रसन्नता भी है और गर्व भी है कि एकमात्र लड़कियों का हॉस्टल कैलाश हॉस्टल होता था उस समय। अब तो हमारे पास ढेर सारे हॉस्टल है, मेरिट से छात्रावास का आवंटन होता है। उस समय कैलाश छात्रावास लड़कियों की पोलिंग होती थी, पूरे यूनिवर्सिटी के लड़कियों की पोलिंग स्टूडेंट्स की कैलाश हॉस्टल में होती थी। कैलाश हॉस्टल में पढ़ने वाला सारा वोट 99% वोट
ब्रजेश पाठक का होता था। तो लड़कियों का इतना वोट आपको कैसे मिला? बड़ा सुने कि बस शर्मीले टाइप के थे, लेकिन क्या लड़कियों से वोट मांगने में आपको? नहीं, कैलाश हॉस्टल में हमारे जो दोस्त थे उनकी सिस्टर रहती थी और वो सभी स्टूडेंट से हमें मिलवाती थी और वो उस कारण हमारी वहां पर मतलब कैलाश हॉस्टल के अंदर भी हमारे दोस्त की सिस्टर थी, जिसकी वजह से हमें उन तक पहुंचने में आसानी। सुधा जी जिनको कहते थे? हाँ, सुधा जी हमारी सिस्टर की वो जो दोस्त थी वो। अच्छा। तो वो लखनऊ में रहती थी, गणेशगंज में। उनका किस्सा बहुत ही रोचक है, हमारे जीवन के लिए कभी मैं भूलूंगा नहीं। शनिवार इतवार को मेस बंद हो जाती थी हॉस्टल में, तो इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं होटल पर जाकर के खाना खा सकूं। तो 50 रुपया महीना उस समय मुझे घर से पिताजी से मिलता था। तो सुधा जी के पास मैं साइकिल से जाता था, तो वो मुझे शनिवार की रात में खाना खिलाती थी और इतवार की सुबह खिलाती थी, इतवार की शाम को खिलाती थी, नाश्ता भी देती थी और सोमवार की सुबह खिला करके 2 पराठा कागज में लपेट के दे देती थी कि दिन में खा लेना। और उनका घर जो था 400 स्क्वायर फीट में था, किराए पे रहती थी वो। जिस कमरे में वो लोग रहते थे, उनके जो हस्बैंड थे वो रेलवे में, मतलब हमें लगता कि संविदा पर या रेगुलर एम्प्लॉय नहीं थे, रेलवे में किसी छोटे पद पर थे, लेकिन उनका हृदय बहुत बड़ा था। आज भी मैं उनको नमन करता हूँ। अब दुनिया में नहीं है, वो किसी बीमारी की वजह से उनकी डेथ हो गई। उनके हस्बैंड हैं, वो हमें मिलते हैं अभी भी, उनके बच्चे भी मिलते हैं, लेकिन उन्होंने वास्तव में मुझे भाई जैसा प्यार हमेशा दिया। उनके नाम सुन के आपके आंखों में आंसू आ गए। हाँ। तो मतलब ये छात्र जीवन में इतना मुझे याद है, ब्रेड का जो कागज होता था वो उसमें 2 पराठा लपेट के हमारे जेब में रख देती थी कि दिन में खा लेना। लेकिन छात्र जीवन के बहुत किस्से हैं आपके, जिप्सी कंटेसा तो है ही है। भोजन की बात आपने की, मैं बताता हूँ। मैं जब लखनऊ आया तो पहले बार में हॉस्टल नहीं मिलता है, तो हमको कमरा किराए पर लेना पड़ा। मैं राजेंद्र नगर में कमरा किराए पर लिया। 8 बाई 8 का कमरा था, सीधे कमरे के बाद सड़क थी। तो माताजी ने हमको स्टोव दिया था, उस समय मिट्टी तेल का स्टोव आता था, और आटा दाल चावल सब बांध के दिया था, बना के खा लेना। तो 2-3 दिन तो पूड़ी हमने खाया जो अम्मा ने बांध दिया था। फिर आलू की सब्जी में थोड़ा खराबी आ गई और ऐसे तार छोड़ने लगता है, आलू का 3-4 दिन पुराना हो जाए तो बदबू आने लगी। तो हम बाजार से समोसा लेके आए, उसका आलू निकाल के हम लोगों ने सब्जी बना के खाया। फिर उसके बाद अब लगा खाना बनाना पड़ेगा, तो आटा मारे, तो कभी आटा ज़्यादा हो, कभी पानी ज़्यादा हो, तो ढेर सारा आटा मर गया। स्टोव जल गया, जला लिया। अम्मा तवा रखना भूल गई थी। अब मैं संकट था कि रोटी कैसे बने डायरेक्ट स्टोव पे, तो कैसे भी करके रोटी हमने छोटा छोटा बना करके और सीधा स्टोव की आग पर रख दिया। फिर हम लोगों ने दाल रोटी बना के खाया। तो मेरे जीवन का वो क्षण था कि वो रोटी में जो स्वाद था आज तक नहीं मिला। एक दिन क्या हुआ कि स्टोव पे मिट्टी तेल खत्म हो गया। तो मिट्टी तेल ऐसे नहीं मिलता था, कोई भी ले ले। उस समय मिट्टी तेल की राशनिंग होती थी, राशन कार्ड से मिलता था। घर दूर था हमारा, तो क्या करें। तो मैं इंतजार करता था, हमारे सामने एक पान वाला रहता था, अभी वो है राजेंद्र नगर में। तो उनकी पत्नी खाना बनाती थी, हमारे घर के सामने उनका भी कमरा था, हमारे कमरे के सामने। तो वो कोयले की अंगीठी पे बनाती थी। तो खाना बना करके जब वो कोयले की अंगीठी बाहर रख देती थी सड़क पर, उसको उसकी लौ समाप्त होने के लिए कमरे में नहीं रख सकती थी, तो मैं उससे पूछ के फिर उस पर रोटी बना लेता था। तो जीवन में जो वो क्षण थे आज भी मैं याद करके, मैं जब कोई गरीब व्यक्ति मेरे पास आता है तो मुझे लगता है कि हमने भी यही दिन देखे हैं, तो मैं उसके साथ खड़ा हो जाता हूँ। और धीरे धीरे चल करके मैं अपने ईश्वर की कृपा से, दोस्तों की कृपा से यहाँ तक पहुंचा। तो संघर्ष के वो दिन आपने देखे हैं? मुझे अपनी आंखों से याद है, मैं लखनऊ में मैं चारबाग से लेकर के अपने हॉस्टल तक पैदल ही आता था, क्योंकि टेम्पो को पैसा देने का मुझे लगता था 50 पैसे बच जाएगा, और बस में चढ़ने की हिम्मत नहीं होती थी। तो धीरे धीरे पैदल करके ही आते थे हम लोग। और मैं कह सकता हूं कि इस जहां तक मैं पहुंचा हूं, ईश्वर का बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे ऊपर। तो आपकी अड्डेबाजी भी होती थी वहां यूनिवर्सिटी में? कई नाम? नहीं, यूनिवर्सिटी में जब हम छात्र राजनीति में सक्रिय हो गए तो हम लोग किसी एक जगह पर खड़े हो जाते थे कि वहां मिलेंगे। तब टेलीफोन तो होता नहीं था, पीएनटी लाइन थी, और किसी को टेलीफोन करना तो प्रॉक्टर ऑफिस या वाइस चांसलर ऑफिस जाते थे। तो टेलीफोन का प्रचलन बहुत कम था। तो हम लोग जैसे मिल्क बार कैंटीन थी, उस पर हम लोग मिलते थे। हम सुबह 7 बजे पहुंच गए, क्लासरूम में एक चक्कर लगाया, सब जगह गए, वहां खड़े हो गए।
तो वहां की भी एक अलग स्टोरी है। वहां माता जी, आंटी जी चलाती थी रेस्टोरेंट, वो मिल्क बार के नाम से कैंटीन थी। जमशेद उनके मुख्य वेटर होते थे। वो सुबह 6 बजे एक बड़ा भगोना करीब 20 लीटर चाय का वो अंगीठी पे चढ़ा देते थे। जो भी व्यक्ति आए वो चाय पिलाते थे, और जितनी चाय वो जग से निकालते थे भगोने से, उतना ही पानी मिला देते थे। शाम तक वो चाय कभी खत्म नहीं होती थी। पहली चाय तो चाय होती थी, फिर गर्म पानी मिलता था, लेकिन सब लोग बड़े चाव से पीते थे। और सबसे खास बात ये थी, आंटी भी आज मेरे बीच में नहीं है, उनको मैं प्रणाम करता हूं। आंटी ने चाय के पैसे चाहे दो या न दो, कभी उन्होंने मांगा नहीं। हां, समोसा खाना तो उसका पैसा कैश लेती थी। ऐसी थी हमारी आंटी। तो आज भी आपको वो दिन सब याद आते हैं? मुझे याद आता है। जमशेद को मैं कभी कभी मिलता हूं। जमशेद वेटर थे, और स्टूडेंट्स के आप जानते हैं यूथ होते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन जमशेद ने कभी गुस्सा नहीं किया। हमेशा धीमी आवाज में 100 लड़के एक बार में आ जाते, सबको चाय पिलाते थे। तब उस समय ये प्लास्टिक के कपों का चलन नहीं था, कुल्हड़ होते थे, छोटे छोटे कुल्हड़ में वही गर्म पानी सबको। सुबह वाली तो चाय होती थी, शाम तक फिर उसी में पानी मिलता जाता था। दूध और चाय पत्ती नहीं मिलती थी, केवल पानी मिलाते रहते थे और फिर गर्म पानी पिलाते। बड़े चाव से लोग पीते थे। तो आपके भी यूनिवर्सिटी डेज जो है वो बड़े संघर्ष वाले रहे और आपने पूरे दिन देखे। लेकिन एक चीज यूनिवर्सिटी के बारे में कहा जाता है कि जो भी यूनिवर्सिटी का नेता उस वक्त हुआ, वो बाद में या तो समाजवादी पार्टी के साथ आ गया, मुलायम सिंह के साथ आ गया। मुलायम सिंह मदद भी करते थे। आप देखें जितने यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हुए सब सपा के हुए। आपको कभी मुलायम सिंह ने अपने पास नहीं बुलाया? आपको कभी उन्होंने कोई ऑफर नहीं किया? नहीं, हम जानते हैं कि पूज्य मुलायम सिंह यादव जी उस समय मुख्यमंत्री होते थे और समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी। और मुझे अच्छी तरह याद है, जनता दल से अलग होकर के समाजवादी जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होते थे, फिर चंद्रशेखर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे। आफ्टर देन इन्होंने समाजवादी पार्टी का गठन किया। लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी में लोहिया वानी का गठन पहले से था। वो जो समाजवादी पार्टी से उनका ताल्लुक नहीं था। वो जो सैलन सिंह जी थे, चलाते थे, मेरे मित्र थे, बटलर हॉस्टल में रहते थे, और चूंकि वो इटावा के रहने वाले थे, तो जो समाजवादी पार्टी का गठन हुआ उसके बाद वो पूज्य मुलायम सिंह यादव जी के पास गए। लोहिया वानी का गठन समाजवादी पार्टी के गठन से पहले है, उसका समाजवादी पार्टी का रिश्ता बाद में बना है। वो सैलन सिंह जी ने बनाई थी, जो बटलर चंद्रशेखर आजाद छात्रावास में रहते थे। तो लोहिया वाहिनी सपा के पहले की है, लेकिन अब तो लोहिया वाहिनी समाजवादी पार्टी का अब है। उस समय की जो घटना थी मैंने उसका जिक्र किया। आपने कभी मुलायम सिंह यादव? नहीं, सैलन जी मेरे अच्छे मित्र थे, मेरे साथ हॉस्टल में रहते थे, हमारे चुनाव मेरे साथ रहते थे। सैलन जी अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके परिजन हमें मिलते हैं। मुलायम सिंह ने आपको कभी कोई ऑफर नहीं किया कि आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ जुड़ो? क्योंकि नहीं, ऐसे कभी कोई बात नहीं। तो असल क्या है ना, हम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते थे, और उस समय के जो हमारे लीडर्स हैं, हमको आशीर्वाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का रहता था। उस समय सुरेंद्र प्रताप सिंह जी जो जौनपुर के हैं, वो यूनिवर्सिटी का कैंपस देखते थे, और हमारे राम गोपाल अवस्थी जी थे, वो भी यूनिवर्सिटी कैंपस देखते थे। आप इन लोगों से पूछेंगे तो एबीवीपी ने हमें समर्थन दिया था, और हम निर्दलीय चुनाव लड़े थे। और उस समय पार्टियां सक्रियता से चुनाव में भागीदारी नहीं करती थी, केवल आशीर्वाद समर्थन ही जारी होता था। और हम लोग बहुत लंबे मार्जिन से चुनाव जीते थे। और छात्र संघ अध्यक्ष में भी मैं रनर अप नहीं था, मैं थर्ड पे आया था। और रनर उस समय राकेश सिंह राणा थे, जो रनर ही रह गए थे। बाद में वो समाजवादी पार्टी के सदस्य विधान परिषद हुए। लेकिन एक संबंध को आप डक कर जा रहे हैं, वो है विनय तिवारी, जो हरिशंकर तिवारी के बेटे थे, और कहा जाता है कि आपके साथ रहे और बहुत उनका योगदान रहा। अभी इस पर हम कुछ कहना नहीं चाहते। लेकिन जो आपके साथी थे, आपके पहले डिप्टी सीएम थे दिनेश शर्मा जी। हाँ, डॉक्टर दिनेश शर्मा और आप दोनों एक साथ? डॉक्टर दिनेश शर्मा जी भी हम लोगों के साथ ही रहते थे। और पूरे दिन चुनाव में, जब चुनाव छात्र संघ अध्यक्ष का हम लोग लड़ते थे, वाइस प्रेसिडेंट का लड़ते थे, जब पहला चुनाव हम चुनाव लड़ने जा रहे थे, तो डॉक्टर दिनेश शर्मा जी उस समय थे जब पहला चुनाव लड़ने का निर्णय हुआ। और उसके बाद जब छात्र संघ उपाध्यक्ष वाले की बात कर रहा हूं मैं, जब पहला चुनाव लड़ने, तो उस समय डॉक्टर साहब थे। और उसके बाद जब तक यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स में रहा, और आज भी डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। तो यूनिवर्सिटी में भी आपके साथ थे, आपके बैच में थे, और आज भी पॉलिटिक्स में भी आप लोग? आज भी हम लोग पारिवारिक हैं और घर के संबंध है हम लोग।
लेकिन घर के संबंध की अगर बात की जाए तो देखा जाता है कि 2017 से 22 तक वो डिप्टी सीएम रहे, 2017-16 में आप भाजपा में आए और 2022 में आप डिप्टी सीएम हो गए। ये नेतृत्व जो भी दायित्व होता है हम सब कार्यकर्ता हैं और बड़ी खुशी से हम लोग अनुपालन करते हैं। डॉक्टर साहब हम हमारे परिवार के हैं और हमारे घर जैसे हैं। आप कभी डॉक्टर साहब से पूछिएगा, बताएंगे। एक चीज और कही जाती है आपके बारे में, बीएसपी को लेकर के आपके क्या विचार रहे? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप लंबे समय तक उस पार्टी में रहे बहन जी के साथ। देखिए, बहन जी का मैं सम्मान करता हूं और वही एकमात्र ऐसी नेता हैं जो दलितों की आवाज को, पिछड़ों की आवाज को पूरे देश में पहुंचाने का काम करती है। और बाकी बात इस मुद्दे पर बाद में करेंगे। लेकिन बीजेपी में आपकी एंट्री कैसे हुई? अचानक से हुई एंट्री? मतलब क्या लग रहा था बीजेपी एक ब्राह्मण चेहरे को ढूंढ रही है? आखिर क्या था उस समय जो परिस्थितियां उत्तर प्रदेश की थी, समाजवादी पार्टी का जो तांडव था वो चल रहा था। उत्तर प्रदेश में रोज नए दंगे हो रहे थे, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, कदाचार, मिनिस्टर्स जेल जा रहे थे, प्लाट मकान दुकान कब्जा हो रहे थे, बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में थी। और मुझे लगा कि ये वो समय है जो उत्तर प्रदेश के लिए हम सबको आगे आना होना। और बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के लोगों ने तय किया। हम सब आदरणीय गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी में काम करने का अवसर पाए। और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो वास्तव में प्रदेश को और देश को एक बड़े मंजिल की ओर ले जा रही है। आप सोचिए 2014 से पहले देश के क्या हालात थे। अगर हम केवल अर्थव्यवस्था के ही जिक्र करें तो हम 11वें नंबर पे थे, आज हम 4थे नंबर पे हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कहां जा रहा था, आज वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हम खड़े हैं। केवल उत्तर प्रदेश की चर्चा में करना चाहूंगा। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के क्या हालात थे? टूटी सड़कें, बिजली नहीं है, पूरी तरह से अव्यवस्था का आलम है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। आज उत्तर प्रदेश राज्य पूरे राष्ट्र में नंबर 1 का राज्य बनने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम सबसे आगे हैं, बिजली लोगों को हम बराबर उपलब्ध करा रहे हैं। पहले एक हफ्ता दिन में, एक हफ्ता रात में आती थी। सब कुछ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद बदल चुका है। जो नैरेटिव था उत्तर प्रदेश का कि ये अराजक लोगों का एक स्टेट है, उत्तर प्रदेश के लोग बाहर जाते थे, मुंबई दिल्ली तो कमरा किराया नहीं मिलता था, आज उत्तर प्रदेश के लोग सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। और ये सब भारतीय जनता पार्टी की देन है, माननीय मोदी जी की देन है। लेकिन पाठक जी, 2022 में जब आप डिप्टी सीएम बने तो उस वक्त बहुत चर्चा हो रही थी। आप मंत्री थे तभी, आप दोबारा जीत करके आए थे। तो आपको कैसे और कब पता चला कि आप डिप्टी सीएम बनने वाले हैं? क्योंकि बहुत हम लोग भी उस वक्त मौजूद थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आप समझते हैं एक प्रक्रिया है, और जब शपथ का दिन आया उसके मुझे लगता है कि शपथ के 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले मुझे पता चला होगा। तो आपको कोई आइडिया नहीं था पहले से कि आप डिप्टी सीएम बनने? कोई आइडिया। लखनऊ की ही सियासत की बात करते हैं तो कहा यह जा रहा था कि आपको बहुत पहले से ग्रूम किया जा रहा था कि अगली बार शायद ब्रजेश पाठक ही डिप्टी सीएम होंगे, क्योंकि उनका दरबार खुला है, सबसे खुले तौर पर मिलते हैं, बहुत सर्वसुलभ हैं और यहाँ की पॉलिटिक्स को उन्होंने देखा है। तो आप पहले मध्य में से जीत कर आए, लेकिन कहा गया कि मध्य टफ हो गया है आपके लिए, तो आपके लिए कैंट चुना गया, फिर वहां से जीत करके आए और तब आपको डिप्टी सीएम बनाया। हमारा नेतृत्व जो भी निर्णय लेता है हम सब कार्यकर्ता उसका अनुपालन करते हैं। और जहां तक लोगों से मिलने का सवाल है, हम स्टूडेंट समय से ही, मेरे हॉस्टल में देखेंगे हमेशा 100-200 लड़के रहते थे। मैं जहां रहता था हमेशा भीड़ रहती थी। और आज भी मैं लोकसभा में भी रहा हूं, राज्यसभा में भी रहा हूं, और आज भी प्रतिदिन 1500 लोग हमसे मिलते हैं। और जो भी मैं कर सकता हूं, मैं प्रतिदिन 30-35 जिलों के एसपी डीएम से मेरी बात होती है, कई प्रमुख सचिवों से बात होती है। मैं जो भी कर सकता हूं अपने आम जो हमारे
जनता है उत्तर प्रदेश की, उसके लिए समर्पित हूं। और हमने कभी भी विभेद नहीं किया, कभी किसी का नाम नहीं पूछा, कभी किसी का दल नहीं पूछा, कभी किसी का धर्म नहीं पूछा। हम सबके लिए समर्पित भाव से काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो मूल सिद्धांत है माननीय प्रधानमंत्री जी का, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर हम जन जन के लिए समर्पित भाव से काम करते हैं। आप देख देंगे सुबह 8:30 बजे ही मैं तैयार होकर के घर के बाहर निकल करके लोगों से मिलना प्रारंभ करता हूं। लेकिन एक बात और आपको लेकर के कही जाती है कि मुख्यमंत्री बेशक योगी आदित्यनाथ जी इस वक्त है, लेकिन आपके जो उनसे संबंध हैं उतने मधुर नहीं है। ये बड़ा कहा जाता है कि आप दिल्ली के आदमी हैं। ये गासिप्स है और इसमें कोई दम नहीं है। हम सब लोग परिवार की तरह एकजुट होकर के प्रदेश को राष्ट्र का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन आपको कहा जाता है कि आप दिल्ली के आदमी। नहीं, सब गासिप्स में राजनीति नहीं होती। हम सब पूरी एक टीम, एक परिवार का सदस्य और सब लोग एक सूत्र में समाहित होकर प्रदेश को पूरे राष्ट्र में नंबर 1 का राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं और जनता का भरोसा हमारी सरकार पर है। कुछ दिन पहले अभी एक साथ आप सभी लोग मंच पर थे। आप मुख्यमंत्री थे, केशव मौर्य जी थे और अमित शाह जी ने केशव जी को अपना मित्र कह के संबोधित किया। आप भी क्या उनको अपना मित्र समझते हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो हमारे गुरु हैं। नहीं, आदरणीय गृह मंत्री जी हम सबके अभिभावक हैं और केशव जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और मैं उनका हमेशा सम्मान करता हूं। तो आपकी सरकार में आपको अपनी सरकार से कोई शिकायत नहीं? देखिए, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने अभूतपूर्व प्रगति हासिल की है और हम कह सकते हैं कि गाजियाबाद से लेकर के गोरखपुर तक चतुर्मुखी विकास की जो भी परिकल्पना एक समाज में की जाती है, सब कुछ उत्तर प्रदेश में उपलब्ध है। सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज हैं, हमारे बेहतर हॉस्पिटल्स हैं। आज हमारे पास 80 से अधिक मेडिकल कॉलेज हैं। जब हम 17 में आए थे तो 17 ही सरकारी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज थे। आज सरकारी और निजी मिला दें तो 80 से अधिक मेडिकल कॉलेज पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। मरीजों का आंकड़ा मैं आपको बता दूं, अभी तक मरीज जो हमारे पास आए हैं प्रतिदिन, अगर हम मेडिकल कॉलेज छोड़ दें, केवल हम अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र उनकी चर्चा करूं, प्रतिदिन 2.5 लाख मरीज हमारे अस्पतालों में आ रहे हैं। हम प्रतिदिन 15,000 ऑपरेशन निःशुल्क कर रहे हैं। प्रतिदिन 12,000 मरीज एक्सीडेंटल हमारे पास आ रहे हैं। प्रतिदिन 9,000 मरीज हमारे पास, लगभग 9,000 मरीज आते हैं, गंभीर रोगों से ग्रसित आते हैं। इसके अलावा हम गांव तक पहुंच गए, 5,000 की आबादी तक हमारे सब सेंटर पहुंचे हैं। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार आगे बढ़ रहा है, सुधारात्मक प्रक्रिया है, हम लगातार काम कर रहे हैं उस पर। प्रतिदिन मैं स्वयं 3-4 हॉस्पिटल जाता हूं और इसके अलावा मेडिकल कॉलेज और जो हमारे संस्थान हैं, जैसे पीजीआई है, लोहिया है और केजीएमयू है, उसके मरीजों की संख्या अलग है। केजीएमयू के ओपीडी 9,000 ओपीडी है रोज केजीएमयू की। तो हमें ये मतलब काम करने का अवसर हमारे नेतृत्व ने और ईश्वर ने प्रदान किया है और हम पूरी गंभीरता के साथ स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे हैं। लेकिन यहीं पे एक सवाल ये भी उठता है कि जिस भारी भरकम विभाग को आप देख रहे हैं उसमें आपकी चलती नहीं है। कई बार आपने ये सवाल भी खड़े किए कि ट्रांसफर की फाइल जो है ये प्रशासनिक व्यवस्थाएं फाइल आपको दिखा करके दी जाए। प्रशासनिक व्यवस्थाएं चलती रहती हैं और जो नियम है उस आधार पर हमने कहा कि ऐसा होना चाहिए। बगैर नियम के कहीं कुछ नहीं हो रहा है। तो आपकी पूरी अपने विभाग में पूरी तरह से नियंत्रण में है और कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार की गासिप्स होती रहती है, उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन आपने जब आप पिछली सरकार में थे तो जब कोरोना फैला था तो आपने सरकार के खिलाफ एक चिट्ठी लिखी थी। खिलाफ नहीं थी। कोरोना को लेकर के आपने कुछ सुझाव थे, उन सुझावों को हमने माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाया था और उस पर अमल हुआ था और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कभी कोई डिपार्टमेंट को लेकर मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री केशव जी से, माननीय योगी जी से हम सबके पारिवारिक रिश्ते हैं और हम लोग मिल बैठ करके प्रदेश को बेहतर स्थिति में लाने के लिए सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ते हुए प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहे थे आपके छात्र जीवन की, तो एक कहानी है कि आप जेल भी गए कभी? हाँ, कई बार गया हूं। कई बार गए? हाँ, स्टूडेंट मूवमेंट में अक्सर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती थी कि हम लोग जेल भेजे जाते थे। पुलिस लाइन दिन भर बैठे थे, फिर शाम को जेल चले गए, फिर 1 हफ्ते में छूट के आए। कई बार ऐसा हुआ। तो बाराबंकी जेल की क्या कहानी है? दरअसल
वो पहली बार क्या हुआ था, आई थिंक 1987 रहा होगा। 1987 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बसंतोत्सव के दिन स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज हुआ और उसकी सूचना लखनऊ पहुंची, हम लोगों को मिली। 3 बजे के लगभग पहुंची सूचना, तो हम लोगों ने मूवमेंट किया, सड़क जाम किया, उसमें हम सब गिरफ्तार हुए। हम लोगों को रात भर पुलिस लाइन में रखा गया, फिर देर रात को हम लोगों को बाराबंकी जेल पहुंचाया गया। तो बाराबंकी जेल में हम लोग लगभग 1 सप्ताह थे। पहली बार मैं तब जेल गया था, इसलिए लोगों ने चर्चा आपसे किया होगा। अगर हम अभी की बात करें तो इस वक्त आप पर सबसे ज्यादा हमलावर अखिलेश यादव हैं और आप भी उनको ही टारगेट करते हैं। सियासत में चलता है, लेकिन डीएनए का विवाद सबसे ज्यादा है और आपने डीएनए पर सवाल उठाया, तो उसके बाद जिस तरह की बातें हुई, उसके बाद तो पूरे सड़क पट गए शहर के, जब डीएनए की चीजें हो गई। दरअसल मैं स्पष्ट कर दूं आपके माध्यम से, आपके प्लेटफॉर्म पर भी स्पष्ट कर दूं, डीएनए का मतलब है उनके दल का इतिहास जो है अच्छा नहीं रहा है। समाजवादी पार्टी का जो इतिहास है, मैं स्पष्ट कर दूं, वो हमेशा हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार और जो गंभीर घटनाएं हैं उनको पोषित करने वाले तत्वों के साथ हमेशा जुड़ाव इनका रहा है। आप ऐसा करें, आप अपने ही चैनल के उन फुटेज को उठाएं जब समाजवादी पार्टी पावर में होती है तो गुंडे, माफिया, मवाली तत्वों का बोलबाला होता है। और यही मैंने बार बार कहा है कि समाजवादी पार्टी का जो इतिहास है, ब्रैकेट में डीएनए कर दीजिए। डीएनए इसलिए कि समझने में लोगों को अच्छा लगता है, इतिहास लगता है कि हम बहुत पीछे चले जाएंगे। ये तत्कालिक बातें हैं। इतिहास से लगता है कि हम पुरातन व्यवस्था में जा रहे। पुरातन में जैसे समाजवादी पार्टी का गठन ही 90 के दशक में हुआ है। हम तब से लेकर आज तक की चर्चा आपसे कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का इतिहास कुकृत्यों से भरा पड़ा है। दंगाई, हत्यारे, लुटेरे, खनिज माफिया, ऐसे सब लोगों को प्रश्रय देने का काम समाजवादी पार्टी के शासनकाल में होता रहा है। प्लाट, मकान, दुकान कब्जा करना, बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में डालना, इवन देन पत्रकारों पर हमले हुए। आप बताओ, मुझे अच्छी तरह याद है 2012 में समाजवादी पार्टी के मुखिया की जब शपथ ग्रहण चल रही थी तो झांसी में आप ही के साथ चैनल के पत्रकार को बंद कर लिया गया। कहां हुआ था घटना? मेरे पत्रकार साथ नहीं। आप बताइए, नहीं, किस चैनल के पत्रकार को बंद किया गया? ये मुझे आइडिया नहीं। आप जरा रिसर्च करिएगा, उसका फुटेज लगाइएगा उस समय का, मुझे याद आ रहा है। और इनका शपथ ग्रहण चल रहा था, शपथ ग्रहण के मंच पे ही उग्र लोग इनके मंच पर चढ़ गए थे। उस समय के फुटेज जरूर निकालिएगा 2012 के। तो इस प्रकार की घटनाएं समाजवादी पार्टी के आम इतिहास में दर्ज है, उसका मैं चर्चा करता हूं। नहीं, लेकिन जब आपने डीएनए की बात की तो भाई नेचुरल है कि विपक्ष भी आप पर डीएनए की बात करेगा। तो फिर उन्होंने बात सुनो अभिषेक भैया, हम किस डीएनए की चर्चा, हम इतिहास को कह रहे हैं, हम डीएनए की चर्चा नहीं कर रहे हैं। डीएनए कैसे उठा सकते हैं? हम समाजवादी पार्टी के इतिहास की चर्चा कर रहे हैं। और डीएनए बोलचाल भाषा में बोल देते हैं कि आपका इतिहास क्या है। इतिहास को अगर राजनीतिक दृष्टि से अगर हम कहना चाहें तो डीएनए हो जाएगा। तो जो समाजवादी पार्टी का इतिहास है वो कुकृत्यों से भरा पड़ा, वो मैंने कहा था और वही मैं स्पष्ट अपने पत्र में भी मैंने अखिलेश जी को स्पष्ट किया। और वो व्यक्तिगत पर होता है, हमारे माता पिता पर उतारा है। मैं मानता हूं कि सभी माता पिता का सम्मान होना चाहिए। उनकी वजह से हम लोगों को ईश्वर ने यहां तक पहुंचाया है और सभी माता पिता का मैं सम्मान करता हूं। और उत्तर प्रदेश जनता ने इसका जवाब भी समाजवादी पार्टी को दिया। आपको लगता है कि अब ये मामला बंद हो गया? क्योंकि मुझे लगता है दोनों तरफ से मेरी अभिषेक जी किसी से लड़ाई नहीं है। जो सिद्धांत के आधार पर, मुद्दों के आधार पर जो बात होती है उसको मैं जरूर कभी कभी स्पष्ट करता हूं। आप देखते होंगे किसी भी विवादित विषय पर मैं अचानक नहीं स्टैंड लेता हूं। जब तक कोई व्यक्ति गलत नहीं बोलेगा हम गलत क्यों कहेंगे किसी? और गलत कहने की परंपरा भारतीय जनता पार्टी में संस्कारों में ही नहीं है। तो आपको लगता नहीं कि डीएनए शब्द का इस्तेमाल कहीं गलत हो गया आपसे? नहीं, ये आप फुटेज उठा के देखेंगे, राजनीतिक शब्दावली में इस प्रकार के शब्दों का उपयोग होता रहा है। मैंने कभी भी व्यक्तिगत डीएनए की चर्चा ही नहीं की है। आज मैं फिर कहता हूं, समाजवादी पार्टी का इतिहास ब्रैकेट में डीएनए कुकृत्यों से भरा पड़ा है। हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार, प्लाट, मकान, दुकान कब्जा करना, बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में डालना, सरकारी संसाधनों की लूट करने वालों का पोषण करने का काम समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हमेशा होता रहा, ये मैं कह रहा हूं।
तो ये बताइए, अब बिल्कुल हम अब आखिरी उस पे हैं कि 2027 के चुनाव हैं और आपकी सरकार पर यह भी आरोप लगता है कि ये एक बिरादरी विशेष की खासकर सरकार हो गई है। आपको लगता है 2027 आपके लिए आसान होने? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पर सर्व समाज को साथ लेकर के चलती है और केवल भारतीय जनता पार्टी है। हमारा बूथ अध्यक्ष भी क्लेम कर सकता है कि हम प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, जिला अध्यक्ष बनेंगे, किसी भी पद पर जा सकता है। विपक्षी दल में कोई व्यक्ति क्लेम नहीं कर सकता। समाजवादी पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा आप भी जानते हैं कि दूसरे का नाम ही नहीं आ सकता, केवल उन्हीं का नाम आने वाला है। और दूसरे दलों में भी यही हाल है। केवल भारतीय जनता पार्टी है जो सर्व समाज की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, सबको साथ लेकर चलने का काम करती है। 2027 में क्या होगा? क्योंकि 2027 में प्रचंड बहुमत के साथ 17 वाला इतिहास भारतीय जनता पार्टी दोहराने जा रही है। 17 में हम 325 सीट जीते थे। 35 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पुनः 2022 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई और 27 में भी हम सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश के लोग समाजवादी पार्टी की गुंडई अराजकता को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आपने अभी 2 दिन पहले इटावा की घटना को देखा। सड़क पर कितनी बड़ी संख्या में अराजक गुंडे निकल करके कानून को ध्वस्त करने का काम कर रहे थे, पुलिस पर हमला कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के लोग ऐसे लोगों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने तो आरोप लगाया कि जो आए, जिनको जो मुख्य आरोपी हैं वो प्लांटेड हैं बीजेपी के, वो अपना गगन यादव। तो आप एक काम करिए, उनका सोशल मीडिया प्रोफाइल देख लीजिए, उन्हीं के साथ सब गलवैया डाले हैं, सब गलवैया उन्हीं के साथ हैं। रात में खीर खिलाते हैं और सुबह कहते हैं मेरे साथ नहीं। ऐसा थोड़ी कहना चाहिए। जब ऑन करो आप कैसे व्यक्ति हो? बहादुरी से फेस करो अपने लोगों को। अपने लोगों को कंट्रोल आप नहीं कर पा रहे हो और जब कंट्रोल नहीं कर पा रहे, स्थिति बिगड़ती, कहते डिसऑन कर जाते हो। यह परंपरा नहीं है, ठीक नहीं है। ये आप भाईचारा निभाओ। अगर आप उनके साथ हो या तो स्पष्ट करो। हमेशा उनका प्रश्रय देने का काम इन्होंने किया, उनको ऑन किया है, उनको जोड़ा है। आप समाजवादी पार्टी की प्रोफाइल पे जाकर के देखिए। नहीं तो आपके सोशल मीडिया के जो लोग हैं, वो लोग जो सपा के लोग हैं, वो तो आपकी पार्टी के साथ भी उनकी तस्वीरें निकाल रहे हैं, देखिए ना, दिखा रहे हैं। आप देखिए आपकी पार्टी के साथ कभी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद लिखा है? बताओ। नहीं, समाजवादी विचारधारा तो उन्होंने लिखी। मैं आपसे पूछ रहा हूं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद लिखा है? ये लोकतंत्र है। सुबह आप आइए, हमारे पास 1000 लोग आते हैं, सभी दलों के लोग आते हैं। कोई मुसीबत में मैं उनके साथ खड़ा हूं, किसी को अस्पताल भेजना मैं मदद करता हूं। और मैं कभी इस प्रकार की भावना से ग्रसित नहीं हूं कि केवल उन लोगों का काम होना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन के लिए हम लोग काम करते हैं। अब कोई बीमार है, किसी को पीड़ा है, किसी को कोई अफसर परेशान कर रहा है, ब्रजेश पाठक और हमारी सरकार, योगी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके साथ खड़ी है, हर पीड़ित व्यक्ति के साथ खड़ी है। आप इतने सर्वसुलभ कैसे हो गए? सबके लिए फोन कर देना, कोई आ जाता है सबको फोन कर देते हैं। ये एक बड़ा पुरानी कहानी है और मुझे लगता है कि हमें किसी को निराश नहीं करना चाहिए। सबको महसूस होना चाहिए उसकी अपनी सरकार है, उसका हक है। हम यहाँ आज बैठे हैं तो उत्तर प्रदेश की जनता की वजह से बैठे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता का हक है कि वो मुझसे कहे और मैं उसको पूरा करूं। नहीं, आप एक डिप्टी सीएम हैं, कहा जाता है कि आपके पास कोई भी आता है, आप उठा के थानेदार को भी फोन कर देते हैं। मैं तो बीट इंचार्ज को फोन कर देता हूं, क्या जाता है? सिपाही भी तो मेरा ही भाई है। जो प्रदेश में कानून व्यवस्था की निचली इकाई है वो भी मेरा भाई है, उससे भी हमारे घर के रिश्ते हैं। पद के आधार पर कभी भी भेद मत करिए अभिषेक जी। पद आपको सेवा के लिए भी मिला है, पद इसलिए नहीं बना कि आपके अंदर गुरूर आ जाए। जो सिपाही है वो भी मेरे परिवार का सदस्य है और जो कलेक्टर है वो भी मेरे परिवार का सदस्य है। तो आप सबको फोन कर सबको मैं फोन करता हूं। मैं कई बार लेखपालों को सीधे बुला के मिलता हूं, उनको फोन करता हूं कि भाई ये मेरा कार्यकर्ता है या मेरा परिचित है, भाई ये मेरा दोस्त है। मैं ऐसे ही कहता हूं। आप सोचिए कोई भी व्यक्ति आ जाए, आप महसूस करते हैं जब मैं फोन करता हूं यही कहता हूं, भाई ये मेरा दोस्त है, मेरा पारिवारिक है, मेरा यार भाई है, कर देना भाई इसका काम। मैं ये आर्डर नहीं देता हूं। तो कई बार आपके इसी फोन को लेकर के तो लोग भी इसका कहते हैं कि भाई पाठक जी के पास जाओ, किसी के लिए भी कभी भी फोन कर देंगे। कर देता हूं। उसकी सीरियसनेस कितनी रही? नहीं, पूरी काम होता है लोगों का। लोग देखिए बात बताएं आपको, काम के लिए जो पीड़ित व्यक्ति है वो डूबते को तिनका का सहारा। अगर कोई किसी को प्रताड़ित कर रहा है, कोई किसी का बैंक में लोन स्वीकृत नहीं हो रहा है, किसी को थाना जाना है, तो हमें फोन कर दिया, उसमें क्या जाता है दिक्कत? समस्या क्या है इसमें? तो आपके ऊपर पद का कोई हैंग नहीं? नहीं,
मैं कभी पद को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता हूं। मैं जनता का सेवक हूं और आम जनता के लिए काम करता हूं। उन्हीं की वजह से मैं यहां तक पहुंचा हूं। आप डिप्टी सीएम तक तो पहुंच गए, अब इसके ऊपर आप अपने को कहां मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। जो भी दायित्व भारतीय जनता पार्टी मुझे देगी मैं वो करने के लिए तैयार हूं। मैं कोई आवश्यक नहीं कि मैं ही रहूं। जो भी कार्यकर्ता बेहतर है वो काम करेगा और ये नेतृत्व का फैसला होता है। नहीं, कई बार तो लोग आपके नाम को मुख्यमंत्री तक के जोड़ते हैं कि भाई आप भी मुख्यमंत्री के रेस में। क्षमा करो, मुझे और कोई बात पूछो। इसका जवाब नहीं देंगे भाई, मुझे आप कहे लिए खुरपी चिम डाल रहे हो। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने इतना मतलब हमारे जीवन की पुरानी बातें मुझे याद दिलाई और कई ऐसी घटनाएं मुझे याद आई जो वास्तव में मुझे हृदय में अंदर तक आज भी मुझे जीवंत कर देती हैं। उन पलों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। चलिए, जाते जाते एक शब्द आपको मैं भी कहूंगा कि आपने बहन जी मायावती जी के बारे में कुछ शब्द तो कहे, लेकिन आप ज्यादा उस बारे में चर्चा नहीं करना चाहते। अच्छा, लिखे मैं बताऊं आपको, जिनके साथ काम किया है, हमारे संस्कार हैं, हम सबका सम्मान करें और हम पूज्य नेताजी का भी उतना ही सम्मान करते हैं। और सभी जो वरिष्ठ जन हैं वो हमारे उत्तर प्रदेश की, भारत की धरोहर है, हम सबका सम्मान करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को जन जन तक पहुंचाने के लिए और गरीबों की पार्टी है। आज आप देखते हैं एक व्यक्ति जो बूथ पर गांव में सबसे नीचे खड़ा है, प्रधानमंत्री जी ने उसको भी निःशुल्क पक्का मकान, बिजली का कनेक्शन, राशन, नौकरी, कौशल विकास, सबके जीवन में उत्थान आए। प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी ने देश के सामने एक नया विजन, नया लक्ष्य निर्धारित करने का काम किया है। हम सब आदरणीय मोदी जी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और आज के इस खास पॉडकास्ट यूपी की बात में इन्होंने खुलकर अपने मन की और अपने दिल की बात कही है। अगले पॉडकास्ट में फिर किसी नई शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। तब तक आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।